एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक फंक्शन है उसको वन वन एंड ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, राइट। वन वन का मतलब एवरी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट विल हैव टू डिस्टिंक्ट इमेजेस, और ऑन टू का मतलब कि जो उसकी रेंज होगी फंक्शन की वो उसके कोडोमेन के इक्वल होगी। मतलब अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं उसके कोडोमेन से उस एलिमेंट के पास एक प्री इमेज होनी चाहिए, कम से कम एक, ठीक है। चलो लास्ट में मैंने ये पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन इकट्ठा एक ही समय पर वन वन ऑन टू दोनों हो जाए तो उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। तो क्यों बाइजेक्टिव फंक्शन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए तो लॉटरी क्यों लग जाती है, मेन चीज क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन की हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो आज देखते हैं कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो ऐसा क्या होगा, ठीक है। मेन चीज पता क्या होती है, अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए वो बाइजेक्टिव होगा तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, मतलब उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब सोचने वाली बात ये है कि इनवर्स क्या चीज है, ठीक है। चलो तो बताता हूं इसके बारे में। तो मैं एक रिमार्क लिखवा रहा हूं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b be a function defined by f of x equals to y। f of x equals to y फंक्शन को मैंने ऐसे डिफाइन किया, डोमेन a है, कोडोमेन मेरा b है, such that f is 1 1 and on 2। फंक्शन जो है वो 1 1 भी हो गया, on 2 भी हो गया, then f is invertible। तो फंक्शन कैसा होगा, इनवर्टिबल, दैट इज इनवर्स ऑफ f डिनोटेड बाय f इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो जाए तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। इन्वर्टिबल का मतलब उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स, ये भी एक फंक्शन ही होगा, ठीक है। बेसिकली वो फंक्शन था, उसका जो इनवर्स होगा ना वो भी एक फंक्शन होगा, बट ये काम कैसे करेगा, एग्जैक्टली इसके अपोजिट, एग्जैक्टली इसके अपोजिट। जैसे ये काम करता है ना बिल्कुल इसके अपोजिट काम करेगा। अपोजिट का मतलब क्या है यहाँ पे, गिवन बाय, कैसे, जो इसका डोमेन है ना वो इसका कोडोमेन होगा, जो इसका कोडोमेन है वो इसका डोमेन होगा। तो फंक्शन जो f है वो a से b पे जा रहा था, f इनवर्स b से a पे जाएगा, ठीक है, b से a पे जाएगा, सही है। और फंक्शन ऐसे एक्ट कर रहा था, अगर फंक्शन x पे लगेगा तो आंसर क्या आएगा, y आएगा। f इनवर्स क्या करता है, उल्टा चलता है ना, तो f इनवर्स y पे लगेगा तो क्या आंसर आना चाहिए, x, डिफाइंड एज f इनवर्स ऑफ y इज x। मतलब अगर फंक्शन ने x के ऊपर एक्ट किया, आंसर y आया, तो f इनवर्स जो है वो y के ऊपर एक्ट करेगा और आंसर x आएगा, मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट चलेगा वो, ठीक है। तो जो f का डोमेन होगा वो यहाँ कोडोमेन बनेगा, जो कोडोमेन है f का वो यहाँ डोमेन बनेगा, ठीक है। तो f इनवर्स मतलब एक ऐसा फंक्शन, ये भी फंक्शन होगा, ये मेन चीज है, एक ऐसा फंक्शन जो f के प्रोसेस को बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल रिवर्स कर देगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। show that f from r minus 2 by 3 to r minus 2 by 3 given as f of x equals to 4x plus 3 over 6x minus 4 is 1 1 and on 2, hence find f inverse, ठीक है। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिकली फंक्शन दे रखा है, ऐसे प्रूव करना है, वन वन है, ऑन है, उसके बाद इनवर्स फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन का डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। डोमेन कैसा है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 by 3। कोडोमेन कैसा है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 by 3, सच है, ठीक है। तो सच दैट इसका इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो चलो पहले इसको वन वन प्रूव करते हैं। देखो एक चीज तो क्लियर है, उसने बोल दिया कि ये वन वन तो होगा ही होगा और ऑन टू भी होगा, हमें बस प्रूव करके दिखाना है, राइट। चलो तो वन वन प्रूव करने के लिए मुझे दो एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं उसके डोमेन से। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन r माइनस 2 by 3, सही है। चलो कंसीडर f of x1 इक्वल्स टू f of x2। ये f of x1 इक्वल्स टू f of x2 है, तो यहां से निकालेंगे फिर हम। यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x1 होगा तो x1 x1, यहाँ x2 होगा तो x2 x2। चलो तो दिस विल बी 4x1 plus 3 divided by 6x1
-4 इज इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x2 माइनस 4। हमें यहाँ से ये प्रूव करना है एट द एंड कि x1 इक्वल्स टू x2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस विल बी 4x1 प्लस 3, 6x2 माइनस 4, 6x1 माइनस 4, 4x2 प्लस 3। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 24x1 x2 माइनस 16x1 प्लस 18x2 माइनस 12 इज 24x1 x2 प्लस 18x1 माइनस 16x2 माइनस 12। 24x1 x2 से ये गया, 12 से 12 गया, ये माइनस 16x1 है, ये 18x1 है, ये इधर आके नेगेटिव होगा तो ये बनेगा माइनस 34x1। ये माइनस 16x2 है, ये प्लस 18x2 है, उधर जाके तो ये भी माइनस बनेगा, तो माइनस 34x2। माइनस 34 से माइनस 34 गया, विच इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। सो f इज 1 1। सो f इज 1 1। यही प्रूव करना था मैं 1 1 में कि एक दो एलिमेंट्स ले लो डोमेन में से, ये डोमेन था, कंसिडर कर लो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 और सिंप्लीफाई करके इस फंक्शन का यूज करके प्रूव कर दो कि x1 इक्वल्स टू x2 आएगा सच दैट फंक्शन इज 1 1। चलो ऑन टू प्रूव करते हैं। अब ऑन टू क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं को डोमेन से, ठीक है। तो मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया को डोमेन, इस वाले से ले रहा हूं मैं इस बार, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है। कंसीडर f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, तो f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मुझे, ये रहा f ऑफ x, सो दैट इज 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4 इज इक्वल्स टू y। जब हम ऐसे कर देते हैं हमें लास्ट में किसकी वैल्यू निकालनी होती है, x की। चलो निकाल लेते हैं। तो मैंने दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 4x प्लस 3, दिस विल बी 6xy माइनस 4y। x वाले टर्म्स में एक तरफ लेके गया, बाकी सब एक तरफ। So this implies x is minus times of 3 plus 4y divided by 4 minus 6y. So this implies x is 4y plus 3 divided by 6y minus 4. ये वैल्यू आ गई मेरी x की, ठीक है। अब देखो मुझे बस ये प्रूव करना है, ये जो x आया ना ये डोमेन से आया है, ठीक है। ये तो मैं मान के चले था ऑलरेडी कि y को डोमेन से है, तो मुझे ऐसा x ढूंढना था जो डोमेन में बिलोंग करेगा। मतलब मुझे बस ये प्रूव करना है कि ये जो आएगा निकल के ये इस डोमेन में से है, ठीक है। देखो एक चीज तो काफी क्लियर है यहाँ पे, y की वैल्यू 2/3 तो नहीं हो सकती, ये तो कंफर्म है। y की वैल्यू 2/3 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अगर y की वैल्यू 2/3 होगी तो ऊपर तो नॉन जीरो और नीचे जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। और डेफिनेटली y जब मेरा कोडोमेन से निकल के आया था तो y 2/3 नहीं हो सकता, तो ये किसके इक्वल है, मेरे x के इक्वल है। और उसके अलावा सब रियल नंबर y की वैल्यू हो सकते हैं। और कंसिक्वेंटली क्या होगा, ये x जो है ना ये डोमेन में है। क्यों डोमेन में है, देखो ये मैंने वैल्यूज निकाली, ये सारे के सारे रियल नंबर y की जो वैल्यू है वो सारे रियल नंबर हो सकती है एक्सेप्ट 2/3। उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें x की कोई भी वैल्यू चाहिए हो ना वो y की तरफ से निकल जाएगी, क्योंकि जो तुम्हें x चाहिए होगा उसको करस्पॉन्डिंग y भी तो मुझे मिलेगा ही ना। तो ये जो निकल के आएगा मेरा, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, मेरा बिलोंग्स टू r माइनस 2/3, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, मेरे x के, और कहाँ आएगा मेरा डोमेन से। इसको तुम ना ऐसे भी चेक कर सकते हो, कैसे, ये डोमेन से निकल के आया ना, मुझे बस ये प्रूव करना है ये कोई भी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 2/3। तो इसको ना मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर ये 2/3 हो गया तो गड़बड़ क्या होने वाली है। तो लेट कर लिया मैंने, ये 2/3 के इक्वल है, तो 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 इज 2/3। सो दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 12y प्लस 9 दिस इज y इज 12y माइनस 8। 12y से 12y गया जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू माइनस 8 विच इज नॉट ट्रू। तो जो x की वैल्यू है वो 2/3 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2/3 हो गई तो मेरा काम खराब हो जाएगा ना। देखो अब z आ गया ना कुछ, तो इसका मतलब है सब कुछ हो सकता है बस 2/3 नहीं हो पाएगा। तो अगर ये x की वैल्यू सब कुछ हो सकता है, 2/3 नहीं होगा तो कहाँ जाएगा फिर, r माइनस 2/3 में। Therefore for every y belongs to codomain there exists x belongs to domain such that f of x is, x की वैल्यू क्या है मेरी, ये है, so that is f के अंदर क्या आएगा मेरा 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। ये तुम्हारा काम है,
ये फंक्शन दे रखा हमें ऐसे, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ कौन सी 4y + 3/6 y - 4, वो यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ भी पुट करनी पड़ेगी। सिंप्लीफाई करोगे तो मैं ये दिखाना है कि ये सोल्व करके मेरा y आएगा, ठीक है। सो f इज ऑन टू, तो f मेरा 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। हमने क्या पढ़ा अभी, अगर फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसका इनवर्स फिर कैसे निकालेंगे, जो फंक्शन का डोमेन यहाँ है ये f इनवर्स का को डोमेन बनेगा और ये f इनवर्स का डोमेन बनेगा। तो उसको लिखने के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिएगी, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। हेंस f इनवर्स एग्जिस्ट, तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, therefore f इनवर्स कौन सा फंक्शन होगा मेरा, जो उसका कोडोमेन था वहां से उसके डोमेन पे गिवन एज, कैसे गिवन होता है, f इनवर्स y इज x, गिवन एज f इनवर्स ऑफ y इज x। बट x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, ये रही, तो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, दैट इज 4y + 3 डिवाइडेड बाय 6y - 4। तो किसकी वैल्यू आई मेरी, f इनवर्स की, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो x मेरा यहां से निकल के आएगा ना, यही मेरा f इनवर्स बनेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही 1 1 ऑन 2 हो गया तो ये जो x की वैल्यू आई थी ना, यही क्या बनेगा मेरा इनवर्स बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा ही ऐसे उसको कि जो भी x की वैल्यू होती है वही f इनवर्स देता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरा f इनवर्स। कई बार क्या होता है ना, किसी किसी बुक्स में ना वो इसको ऐसे नहीं मेंशन करता, ये वेल एंड फाइनल लिखने का तरीका वो ना ऐसे लिख देता है, सेम थिंग है, वेरिएबल y y है ना, सेम थिंग है। कई बार क्या करता है वो y की जगह पे ना x x कर देता है, क्योंकि नोटेशन ही तो है, ये y y क्या है, नोटेशन है, जड़ लिख लो, x x लिख लो, तो कई बार वो इसको x x में भी लिख देता है। वो हमारी विषय, हम किस में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन को कैसे हम प्रूव करते हैं, 1 1 ऑन 2 हो गया, और उसके बाद उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 या 6 में आने के हिसाब से, ठीक है। इसे नोट डाउन करो। फिर इसी कंसेप्ट को ना और अच्छे से समझाने के लिए, इन्वर्टिबिलिटी कंसेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन करूंगा अभी, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है एक फंक्शन है f -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल डोमेन है, कोडोमेन आ रहा है, फंक्शन ऐसे डिफाइन किया है, कह रहा है फंक्शन 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो 1 1 प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है कि ऑन टू नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि इसका जो कोडोमेन है ना ऑन टू नहीं है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कोडोमेन में प्रॉब्लम होगी। कोडोमेन की प्रॉपर्टी होती है ना ऑन टू वाली, तो कह रहा है उसके कोडोमेन को मॉडिफाई करो सच दैट वो ऑन टू बन जाए। 1 1 तो पहले भी था, कोडोमेन को मॉडिफाई करने से 1 1 थोड़ी खराब होता है, तो फिर वो ऑन टू भी बनेगा। 1 1 ऑन टू हो गया तो क्या निकालना पड़ेगा, f इनवर्स, ठीक है। एक बात समझो, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आज और नेक्स्ट लेक्चर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके बोर्ड के एग्जाम हो चाहे कोई स्कूल का एग्जाम हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो इसको करते हैं। सबसे पहले गिवन f एक फंक्शन है -1 to 1 to r एज f of x इक्वल्स टू x ओवर x + 2, ठीक है। तो 1 1 प्रूव करना है मुझे सबसे पहले। तो 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, दो एलिमेंट्स लेते हैं उसके डोमेन से। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ले लिया। कंसीडर f of x1 इक्वल्स टू f of x2, सही है। ये यहां पे x है तो यहां x x है, यहां x1 होगा तो x1 होगा, सो दैट इज x1 ओवर x1 + 2, दिस इज x2 ओवर x2 + 2। चलो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी x1 x2 + 2x1 x1 x2 + 2x2, इससे ये गया, that implies 2x1 is equals to 2x2 and this implies x1 equals to x2। तो फंक्शन कैसा हो गया मेरा 1 1, so f is 1 1, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको ऑन टू क्यों नहीं हो रहा है ना, ऑन टू नहीं हो रहा, उसने बोला कि प्रूव करो ऑन टू नहीं है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। चलो देख लेते हैं। तो नाउ लेट y belongs to codomain be an arbitrary एलिमेंट, ठीक है। तो y मैंने क्या किया, मैंने y कोडोमेन में से लिया है। रिमेंबर y मैंने कोडोमेन से लिया है, रेंज में से नहीं लिया, मैंने कोडोमेन से लिया है, ठीक है। मतलब इस पीछे वाले से, कोडोमेन से, रेंज से नहीं ले रहा हूं मैं। कंसीडर f of x is equals to y, that is x over x + 2 is equals to y, ठीक है। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की। सो
दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2y। x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म्स मैंने एक साइड ले ली, तो x इज 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2y। दिस इंप्लाइज x इज 2y ओवर 1 माइनस वाई। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। देखो एक चीज समझने वाली यहां से ये है, तुम y को ना 1 पुट नहीं कर सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने y को 1 पुट कर दिया, ऊपर 2 होगा, नीचे 0 होगा। 2/0 इज नॉट डिफाइंड, राइट? तो डेफिनेटली x तो जो है वो नॉट डिफाइंड होगा, बट नॉट डिफाइंड तो हमारे डोमेन में है ही नहीं। सही है। ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आई? जब y की वैल्यू 1 होगी। बट वेट अ मिनट, y तो r से आ रहा है ना, y तो कुछ भी हो सकता है, y तो कुछ भी हो सकता है ना, तो y तो कुछ भी हो सकता है, तो 1 भी यहां से तो कह रहा है कि y 1 भी हो सकता है, और यहां से इशू आ रहा है कि y 1 नहीं हो सकता। पर y क्या होता है? y तो जनरली उसकी रेंज में से एलिमेंट होता है, या तो y 1 हो ही नहीं सकता, यहां कह रहा है y 1 होगा, तो ये तो इशू है ना। कोडोमेन उसका पूरा का पूरा रियल नंबर है, एवरीथिंग। यहाँ के अकॉर्डिंग अगर x मेरा डोमेन में से आ गया तो ये y कहाँ जाएगा? फिर रेंज में जाएगा। पर वो कह रहा है y तो 1 नहीं हो सकता, मतलब रेंज में 1 नहीं हो सकता पर कोडोमेन में 1 है। बात समझ में आई? इसके अकॉर्डिंग रेंज में कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि y रेंज में जाता है अगर वो x डोमेन में है तो। और यहाँ के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि y तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी। यहाँ कह रहा है 1 भी हो सकता है, वहां तो 1 हो ही नहीं सकता, विच इम्प्लाइज y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। पर y 1 नहीं होगा तो फिर तो कोडोमेन तो पूरा का पूरा R है, और यहां तो 1 हो ही नहीं सकता। तो दिस इंप्लाइज रेंज इज नॉट इक्वल्स टू माई कोडोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू। तो f क्या हो गया मेरा? ऑन टू नहीं होगा फिर, क्योंकि y 1 होगा, सिर्फ इस चीज पे इशू आ रहा था, इसके अलावा कोई इशू नहीं आ रहा था। तो f कैसे नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा। तो वो पार्ट तो यहां तक प्रूव हो गया कि वो ऑन टू नहीं है। अब हमें क्या करना है? कोडोमेन को ना मॉडिफाई करना है सच दैट ये फंक्शन जो है ये ऑन टू बन जाए। अच्छा, इशू सिर्फ 1 पे है ना, 1 के अलावा कोई और इशू है नहीं, तो 1 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स कहां जाएंगे? इस फंक्शन की रेंज में। तो मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, देखो कैसे। रीडिफाइन f कहां से? -1 से 1, कहां तक? इसकी रेंज तक। तो इस बार मैंने क्या किया, जो उस फंक्शन की रेंज है ना उसी को कोडोमेन बना दिया। जो फंक्शन की रेंज थी उसको ही मैंने यहाँ लिख दिया, तो जो यहाँ लिखा होता है वो तो क्या होता है? कोडोमेन। तो ऑटोमेटिकली रेंज और कोडोमेन क्या हो गए? सेम हो गए ना। क्यों? क्योंकि जो चीज़ यहाँ लिखी जाती है वो कोडोमेन होता है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया? रेंज लिख दिया ना। तो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन एज f ऑफ x इक्वल्स टू x ओवर में x प्लस 2। ठीक है। सो नाउ f इज ऑन टू। क्यों? क्योंकि रेंज और कोडोमेन तो इक्वल हो गए, तो f कैसा हो गया मेरा? ऑन टू हो गया। देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल। तो f कैसा हो गया फिर मेरा? इन्वर्टिबल हो गया। अगर इन्वर्टिबल है तो मुझे उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा। आई थिंक इस क्वेश्चन से काफी कुछ समझ में आया होगा कि इशू क्यों होता है, कि मतलब ये मेन चीज क्यों है कि अगर एक भी कंडीशन फेल होगी तो वो इन्वर्टिबल क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे वो ऑन टू नहीं था तो इन्वर्टेबल नहीं हो पाया, तो हमने क्या किया? उसको मॉडिफाई कर दिया। ये चीज़ हम कर सकते हैं। देखो ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि जो 1 वाली प्रॉपर्टी है ना वो डोमेन के ऊपर डिपेंड करती है, और जो ऑन टू की प्रॉपर्टी है वो को डोमेन पे डिपेंड करती है। ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन 1 नहीं था किसी डोमेन पे, मैंने डोमेन चेंज कर दिया, अब वो 1 बन जाए। पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है कि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो मैंने को डोमेन को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, हो सकता है फिर वो ऑन टू बन जाए। तो पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, मैंने कर दिया। अब फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इन्वर्टिबल होगा। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। नाउ एज f इज 1 एंड ऑन टू, f इज 1 एंड ऑन टू, देन f इनवर्स इज अ फंक्शन कहां से? रेंज ऑफ f से। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो इसका कोड डोमेन होगा वो डोमेन बनेगा, जो डोमेन इसका होगा वो कोड डोमेन बनेगा। given as x is f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y is x, और मेरी x की वैल्यू क्या है? ये रही, दैट इज 2y ओवर 1 माइनस y। तो मैंने f इनवर्स निकाल दिया। ठीक है, सिंपल बात है। तो मेरा f किसके इक्वल हो गया? मेरा f इनवर्स किसके इक्वल हो गया? मेरा 2y ओवर 1 माइनस y के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझने के लिए कि 1 और ऑन टू एक्चुअली मतलब क्या होता है। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, और जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करनी है। ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं,
और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चन मतलब 90% क्वेश्चंस जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हीं मेथड से हम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो कभी कभी इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का नाम क्या है, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? कुछ क्रिएट करना। तो लेट अस सपोज मेरे पास ना 2 फंक्शंस ऑलरेडी हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास 2 फंक्शन है, लेट f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c। इसकी एक खास बात क्या है, कंपोजिशन तभी डिफाइन हो सकती है जब दोनों में से किसी एक का कोडोमेन और दूसरे का डोमेन सेम होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। मतलब 2 फंक्शंस होंगे हमारे पास, एक का कोडोमेन और दूसरे का डोमेन डिट्टो सेम होने चाहिए, तभी हम कंपोजिशन की बात कर पाएंगे। बी 2 functions, then their composition ठीक है। अब देखो मैं कंपोजिशन कैसे बनाऊंगा। जो कॉमन वाला होगा ना, जो कॉमन होगा यहाँ पे, इसका कोड डोमेन और इसका डोमेन, जो कॉमन पार्ट होगा उसको मैं भूल जाऊंगा। तो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे? ए से। तो मैं ए से स्टार्ट करूंगा, तो पहले ए के पास कौन है? एफ है ना, तो मैं एफ से चलूंगा। ए से चलूंगा मैं बी में, बी यहां भी है, तो बी से लास्ट में कहां पहुंचूंगा? सी पे। तो सी किसका है? जी का ना, तो लास्ट में कौन लगेगा? सबसे जी। और कैसे डिफाइन करूंगा? कॉमन पार्ट हटा दो, एफ कहां से चला था? ए से। ये कॉमन पार्ट हटा दो, कहां पहुंचूंगा मैं? सी में। एस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। देखो मैं फिर बता रहा हूं कैसे डिफाइन करना है। 2 फंक्शंस लूंगा मैं, एक का कोड डोमेन और दूसरे का डोमेन डिट्टो सेम होना चाहिए। जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें कोड डोमेन की बात की गई थी, तो वहां से मैं पहले एक्ट करना स्टार्ट करूंगा। वो वहां से एफ इसके ऊपर एक्ट करेगा तो कहां जाएगा? इसके अंदर। और ये सेम चीज यहां भी है, उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? जी एक्ट करेगा। मतलब जो भी मुझे यहाँ इमेज मिलेगी, एफ ऑफ एक्स मिलेगा, इमेज होगी ना, अगर एक्स यहां से आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स कहां जाएगा? यहां जाएगा ना। उस एफ ऑफ एक्स को यहां पड़ा हुआ सेम है वो, उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? जी। तो उस एफ ऑफ एक्स के ऊपर कौन एक्ट करेगा? जी। तो लास्ट में वो कहां जाएगा? सी में, ठीक है। तो ऐसे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो सपोज करो जैसे ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, ठीक है। एफ कहां से कहां एक्ट हो रहा है? एफ से, एफ कहां से कहां एक्ट हो रहा है? ए से बी पे। जी कहां से कहां एक्ट हो रहा है? बी से सी पे। यही काम हो रहा है, एफ ए से बी में जा रहा है, उस बी के ऊपर कौन काम कर रहा है? जी काम कर रहा है, वो कहां जाएगा? सी में। तो जो मैंने कंपोजिशन डिफाइन की है ना, वो डायरेक्ट ए से सी पे जाएगी। जो कंपोजिशन मैंने डिफाइन की है वो डायरेक्ट कहां से कहां जाएगी? ए से सी पे जाएगी। इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये दोनों वे में डिफाइन हो सकती है, जैसे मैंने जी ऑफ एफ बनाया है ऐसे ही एफ ऑफ जी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर लेट अस सपोज मुझे एफ ऑफ जी बनाना है, सपोज मैं ये बनाना चाहता हूं, तो क्या होगा? जो ये इधर लिखा जाता है ना राइट साइड में, इसका तो कोड डोमेन हमेशा हमें कॉमन रखना ही पड़ेगा, जो आगे लिखा गया है उसके डोमेन के साथ। अब एफ ऑफ जी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? जब जी ए के ऊपर एक्ट करेगा तो ये एक्ट करेगा, तो ये कहां जाएगा? सारा सारा बी में। बी किसका डोमेन है? एफ का। तो एफ किसके ऊपर एक्ट करेगा? बी के ऊपर। तो जो जी ऑफ एक्स है वो कहां पड़ा है? बी में पड़ा है ना, तो फिर एफ उसके ऊपर एक्ट कर जाएगा। लेकिन ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि कौन सा बनाना है, जी ऑफ एफ बनेगा या एफ ऑफ जी बनेगा। दोनों में से एक बन सकता है या दोनों बन सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग कि किसका डोमेन और किसका कोड डोमेन सेम है। बस ये याद रखो, जिसका कोड डोमेन सेम करना है ना हमें, कोड डोमेन वो राइट में लिखा जाता है, जिसका डोमेन होगा सेम वो लेफ्ट में लिखा जाएगा और वो बाद में लगेगा, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होगा, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन देखो, हमें फंक्शंस दे रखे हैं, 2 फंक्शन, एक एफ है एक जी है, ठीक है। एफ का डोमेन है 134, इसका कोड डोमेन है 125। जो इसका कोड डोमेन है वही उसका डोमेन भी बनेगा, देख लो 125 125, ठीक है। और फिर इसका कोड डोमेन क्या है? 13। डिफाइन कैसे कर रखा है वो? मुझे कह रहा है एफ अगर 1 पे एक्ट करेगा तो आंसर क्या आएगा? 2, 3 पे एक्ट करेगा तो आंसर क्या आएगा? 5, और 4 पे एक्ट करेगा तो आंसर क्या आएगा मेरा? 1। ऐसे ही जी के बारे में भी कह रहा है कि जी 1 पे एक्ट करेगा तो आंसर आएगा 3, 2 पे एक्ट करेगा तो आंसर आएगा 3, 5 पे एक्ट करेगा तो आंसर आएगा 1। कह रहा राइट डाउन जी ऑफ एफ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो क्या करना है मुझे? बेसिकली मुझे बनाना है जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ कैसे बनेगा? फिर मुझे ये बनाना है, ये कहां से स्टार्ट होगा? एफ से। एफ कहां से स्टार्ट होता है? 134 से। तो जी ऑफ एफ कहां से लगेगा? 134 से। फिर कॉमन, ये दोनों कॉमन है, इसको हटा देंगे तो लास्ट में वो कहां जाएगा? 13 पे।
मतलब जो मुझे जी ऑफ एफ बनाना है वो फंक्शन का डोमेन ये बनेगा, कोड डोमेन ये बनेगा, ठीक है। और मुझे ये पता है ये फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, एक नया फंक्शन आता है ना, तो वो इसके हर एक एलिमेंट पे लगेगा और आंसर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो चलो देखते हैं लगेगा कैसे। सबसे पहले जी ऑफ एफ किसके ऊपर एक्ट करेगा, 1 पे, और हमने ये पढ़ा था जी ऑफ एफ एक्स कैसे एक्ट करता है, ऐसे, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब ढूंढो एफ ऑफ 1 क्या है, ये 1 है तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, 2 होगा, तो जी के अंदर कौन आएगा इस बार, 2 आएगा। अब आए समझ में कंपोजिशन कैसे डिफाइन होती है, एक इस स्टेप का मतलब क्या है कि जब भी तुम ऐसे एक्ट करोगे तो जो जी है उसके अंदर पहले एफ ऑफ 1 होगा, तो उस एफ ऑफ 1 की पहले मैं वैल्यू पुट करूंगा, फिर उस पर जी एक्ट करेगा। अब ढूंढो जी 2 पे क्या आंसर दे रहा है, जी 2 पे क्या आंसर देगा, 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरी, 3 आएगी, देख लो कोड डोमेन में है। अगली वैल्यू क्या लेगा ये, 3, और कैसे लेगा, जी के अंदर एफ ऑफ 3, ठीक है। चलो तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू ढूंढते हैं, एफ ऑफ 3 मेरा किसके इक्वल है, 5 के, तो जी के अंदर आएगा 5, और जी ऑफ 5 किसके इक्वल है मेरा, 1 के, तो इसका आंसर आएगा मेरा 1। फिर से कोड डोमेन में है, जी ऑफ एफ फिर से कहाँ लगेगा, 4 का प्रेक्ट करेगा, तो दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ 4, राइट। एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या बनेगा मेरा, जी ऑफ 1, और जी ऑफ 1 किसके इक्वल है मेरा, 3 के, तो आ गया मेरा आंसर। मतलब ये मुझे निकालना था, जी ऑफ एफ मैंने निकाल दिया, ठीक है, क्वाइट सिंपल। तो इस क्वेश्चन से तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कंपोजिशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। इन दोनों के, इसका कोड डोमेन और इसका डोमेन सेम था, तो कंपोजिशन यहाँ से स्टार्ट होनी थी, ठीक है। तो जिसका कोड डोमेन कॉमन होता है ना, उससे कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं, उससे कंपोजिशन स्टार्ट होती है, ठीक है। चलो तो ये मैंने जी ऑफ एफ बनाया, अब तुम खुद से ट्राई करके देखो क्या एफ ऑफ जी बन जाएगा मेरा, मतलब जी ऑफ एफ तो मैंने बना दिया, क्या एफ ऑफ जी बना सकता हूँ मैं, खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। मैं आंसर बता देता हूँ, नहीं बनेगा, ठीक है। अब वो तुम्हें सोचना है क्यों नहीं बनेगा, कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारा फेल कर जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे एफ ऑफ जी नहीं बन सकता, ठीक है। चलो थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझते हैं। सपोज करो मेरे पास ना फंक्शन दे रखा है, एक दे रखा है मोड एक्स, ठीक है, वही जो कॉमन इसका डोमेन कोड डोमेन होता है ना, ये आर से आर पे फंक्शन होता है, और एक मैंने ले लिया सपोज साइन एक्स, इसका भी डोमेन कोड डोमेन आर से आर होता है, तो कोड डोमेन और डोमेन दोनों के कॉमन ही है। अब तो तुम एफ ऑफ जी बनाओ, ये जी ऑफ एफ बनाओ, ठीक है। बात समझ में आई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एफ है, देखो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, फिर तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगी। एफ मैंने डिफाइन किया आर से आर पे एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, ठीक है, और ऐसे ही मैंने जी डिफाइन किया आर से आर पे एज जी ऑफ एक्स इज साइन एक्स। अब देखो, अब हमें बनाना है कंपोजिशन, अब तो हमारे हाथ में है, तुम जी ऑफ एफ बनाओ या एफ ऑफ जी बनाओ, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें सारी सेम है, ठीक है। अब तुम कुछ भी बना सकते हैं, बट देखना मैं कुछ भी मेरा कुछ और बनाऊंगा, कुछ और क्या होगा, एक बनाऊंगा मैं जी ऑफ एफ, एक बनाऊंगा मैं एफ ऑफ जी, एक बनाऊंगा एफ ऑफ एफ, एक बनाऊंगा जी ऑफ जी, ये सारे बनाऊंगा मैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे बनाने हैं फिर हमें ये। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा जी ऑफ एफ, पॉसिबल है तो सारे ही पॉसिबल है, क्योंकि सबके को डोमेन सब सेम ही है। अब तो तुम जो मर्जी बनाओ, जी ऑफ एफ बनाओ या एफ ऑफ जी बनाओ, वो हमारी विषय। चलो तो सबसे पहले मैं जी ऑफ एफ बनाता हूँ। एफ जी ऑफ एफ में पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, एफ से, एफ मतलब आर से, उसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये और ये कॉमन है, ये हट गया, तो लास्ट में कहाँ जाकर रुकेगा वो, आर पे। और कैसे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एफ एक्स, राइट। एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, मोड एक्स, सो दैट इज जी ऑफ मोड एक्स। अब जी के अंदर कौन आ गया, मोड एक्स, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ मोड एक्स होगा तो यहाँ क्या होगा, मोड एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा फिर मेरा, साइन ऑफ मोड एक्स के, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया मेरा, साइन ऑफ मोड एक्स के। चलो फिर आगे करते हैं, जी ऑफ एफ हो गया, अब एफ ऑफ जी करते हैं। तो एफ ऑफ जी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये डिफाइंड है, और डेफिनेटली एफ ऑफ जी की जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, ये मैंने फर्स्ट कर लिया, ये मैंने सेकंड कर लिया, ठीक है। आई थिंक एफ ऑफ जी को डिफाइन करना इज नॉट अ बिग डील। जी कहाँ से स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट होता है ना, तो ये आर यहाँ आ गया, उसके बाद ये आर यहाँ जाएगा जी वाला, और वो आर ये कॉमन है इसके साथ, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, इस वाले आर में, एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स, राइट। और जी एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, साइन एक्स, तो ये आ गया मेरा एफ ऑफ साइन एक्स। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पे मोड के अंदर एक्स है, अगर यहाँ साइन एक्स होगा तो मोड के अंदर क्या आएगा, साइन एक्स, तो दैट इज मोड ऑफ साइन एक्स। देख लो सेम चीज थी, एफ और जी मैंने दो अलग अलग बनाए, ये कुछ और बन रहा है,
ये कुछ और बन रहा है मेरा। तो अब हमें बनाना है एफ ऑफ एफ। चलो फिर एफ ऑफ एफ बना लेते हैं। तो एफ ऑफ एफ तो सेम है, एफ के अंदर फिर से एफ आएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा ये? इस आर से। इस आर से कहाँ जाएगा? इस आर पे, और फिर दोबारा इफेक्ट होगा तो यहाँ आएगा। तो ये क्या बनेगा? पूरा सेम का सेम बनेगा, आर पे आर। मतलब तुम एक फंक्शन से भी कंपोजिशन बना सकते हो, उसके अंदर वही फंक्शन आएगा, यही मतलब है। एज एफ ऑफ एफ एक्स, और एक किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स एक्स के, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरी? मोड एक्स। यहाँ एक्स है तो यहाँ मोड एक्स है, यहाँ मोड एक्स होगा तो यहाँ पे भी मोड ऑफ मोड एक्स, राइट। और मुझे पता है कि मोड एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बाहर वाला मोड हट जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा? मेरे मोड एक्स के, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ एफ। ऐसे ही तुम्हें ये लास्ट वाला निकालना है जी ऑफ जी। तो जी ऑफ जी जो बनेगा वो बनेगा मेरा, मैं बता देता हूँ, जो जी ऑफ जी मेरा बनने वाला है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ये तुम्हें फिल करना है कि कहाँ से कहाँ बनेगा। और मैं आंसर भी बता रहा हूँ। तो जी ऑफ जी जो बनेगा ये तुम्हें निकाल के दिखाना है, ये बनेगा साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कि हम कैसे एफ ऑफ जी बना सकते हैं, जी ऑफ एफ बना सकते हैं, एफ ऑफ एफ बना सकते हैं, जी ऑफ जी बना सकते हैं। ये हमारी विषय, एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन किसका डोमेन और कोडोमेन कॉमन आएगा, ठीक है। चल एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पक्का 100% इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और कंपोजिशन के ऊपर है, और 1 मार्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। हम एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है आर से आर के ऊपर, डिफाइन कैसे किया गया है उसने? एफ एक्स इज 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। क्वाइट सिंपल। एफ ऑफ एफ एक्स जो होगा वो मेरा फंक्शन बनेगा आर से आर के ऊपर, डिफाइंड एज एफ ऑफ एफ एक्स इज एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। मतलब जो भी मेरा फंक्शन है उसके अंदर मैं एक्स की जगह पे क्या पुट करूंगा? एफ एक्स। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एफ एक्स होगा तो यहाँ क्या आएगा? एफ एक्स आएगा। सो दैट इज 3 माइनस एफ एक्स का क्यूब की होल पावर 1/3, राइट। अब पुट कर देता हूं मैं एफ एक्स की वैल्यू। सो दैट विल बी 3 माइनस, इस एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, वो फिर से यही होगा। देखो बड़े ध्यान से देखना इसको, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये मैंने एफ एक्स पुट किया है, सिर्फ इसकी वैल्यू। अब इसका क्यूब भी करना पड़ेगा, तो इसका क्यूब और पूरे की पावर 1/3, ठीक है। चलो अब देखो इस 1/3 पावर से और इस क्यूब से ये कैंसिल आउट होगा, तो 3 से 1/3 कट गया, सो दैट विल बी 3 माइनस एक्स क्यूब, सही है। इस 3 से ये 3 गया, तो क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पे 3 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर, 3 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर, और पूरे की पावर है 1/3, राइट। 3 से फिर ये 3 भी जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी एक्स क्यूब की पावर 1/3, और ये क्या आएगा मेरा निकल के? एक्स। 1 मार्क के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, फिर हम कुछ और चीज़ करते हैं इसके ऊपर। और इस क्वेश्चन करवाने का मेरा एक पर्पस भी है यहाँ पे। एक तो ये चीज़ कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मैं कुछ और भी तुम्हें ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, तो इसे एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं उस चीज़ के बारे में बताता हूँ जो मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से तुम्हें ऑब्जर्व करवाना चाह रहा था, ठीक है। चलो अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तो वो इन्वर्टिबल होगा और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। एक तरीका और करते हैं इन्वर्टिबिलिटी पढ़ने का, ठीक है, किसकी हेल्प से? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की हेल्प से। बट उससे पहले ना मैं एक चीज़ रिकॉल करवा देता हूँ तुम्हें। तुम लोगों को पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? मतलब आइडेंटिटी फंक्शन मतलब आई, अगर मैंने डिफाइन किया ए से किसी भी सेट, लेटर से ए पे या बी के ऊपर, ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन में कैसे डिफाइन करता हूँ? आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या होता है कि जैसा पुट किया वही आंसर आ जाएगा। मतलब आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, राइट। आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब जैसे मैंने 1 पुट किया तो 1 आंसर, 2 पुट करूंगा तो 2 आंसर, 3 पुट करूंगा तो 3 आंसर। क्या बोलेंगे उसे हम? आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी खास बात पता क्या होती है कि अगर ये दोनों सेम हो जाए ना, डोमेन और कोड डोमेन दोनों सेम हो जाए, तो फिर इस आइडेंटिटी को ना मैं ऐसे लिखने की बजाय ना डायरेक्ट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे। इसकी नोटेशन फिर ये भी हो जाएगी, मतलब फिर इसकी नोटेशन ऐसे फिक्स हो जाएगी, आई ऑफ ए। तो कैसे एक्ट करेगा फिर ये? आई ऑफ ए इज आई ऑफ एक्स ऑफ ए इज एक्स, सेम। लेकिन कब लगेगी? जब डोमेन और कोड डोमेन दोनों सेम हो जाएंगे तब। मतलब उस केस में मैं एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ,
ठीक है। और जब मुझे पता ही है वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, अंडरस्टूड होगा। इसका मतलब भी क्या होगा कि आई ऑफ एक्स ए के लिए एक्स ही होगा, ठीक है। इस छोटी सी चीज़ की हेल्प से देखो मैं इन्वर्टिबिलिटी की नई डेफिनेशन करा रहा हूँ तुम्हें। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यह पता होनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, यूजिंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो एक बार मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन करा देता हूँ, जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम अपने देसी वाले मैथ पे आएंगे कि कैसे सोल्व करना है, कैसे इनवर्स निकालना है देसी तरीके से, ठीक है। चलो, तो इफ f is a function from a to b be a function, ठीक है, and there exists a function g from b to a। अगर इनवर्स की बात करनी है हमें तो ये तो उल्टे करने पड़ते हैं ना, पोजीशन स्विच करनी पड़ती है इनवर्स के लिए। सच दैट g of f of x is I of a and f of g of x is I of b, then g is said to be the inverse of f, that is f inverse is g। मतलब देखो सिंपल से क्या बात है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ए से बी पे और मुझे ऐसा दूसरा फंक्शन मिल जाए जिस पे मैं कंपोजिशन बनाऊं, दोनों कंपोजिशन बननी चाहिए, दोनों बनेगी यहाँ पे, एफ ऑफ जी भी बनेगी, जी ऑफ एफ भी बनेगी, दोनों कंपोजिशन बन जाए। और वो कंपोजिशन फंक्शन सोल्व करके क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। जब वो एफ से स्टार्ट होगा चलना, ये एफ से स्टार्ट होगा ना, एफ से चलेगा कहाँ से, ए से बी में जाएगा, फिर वो यहाँ आएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, ए पे, तो ए से ए पे बन गया ना, तो वो क्या बनेगा फिर मेरा, आइडेंटिटी। अभी मैंने बताया कि जब ए से ए पे सेम से सेम पे बनेगा मेरा, तो उस केस में हम क्या लिख देते हैं उसको, आई ऑफ ए। मतलब सिंपल सी बात पता क्या है कि जी ऑफ एफ मैंने ऐसे निकाला, ठीक है, आई ऑफ ए किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है ना, तो जी ऑफ एफ निकाल के मैं जब बनाऊंगा ऐसे मेरा एक्स आना चाहिए। जैसे भी मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, हमने बनाया था वहाँ पे एफ इज 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, हमने एफ ऑफ एफ निकाला था तो वो एक्स आ गया था, ऐसे यही मतलब है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट फंक्शन के टर्म्स में कैसे किया जाएगा, ऐसे आई ऑफ ए आई ऑफ बी। ये आई ऑफ ए का मतलब क्या है कि भाई ये जो एफ है ना, ये ए से चलने लगा था, बी पे आया, फिर बी से दोबारा ए पे चला गया, तो ऑटोमेटिकली कहाँ से कहाँ जाया गया, ये ए से ए पे, ऐसे ये वाला कहाँ से कहाँ गया, बी से बी पे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ बी आ गया, ठीक है। मतलब देसी भाषा में पता क्या मतलब है कि भाई एफ ऑफ जी भी एक्स आना चाहिए और जी ऑफ एफ भी एक्स आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो मतलब क्या है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स। ये मतलब है देसी भाषा में, ठीक है। ये है विलायती भाषा, मतलब जिसको हमें बस याद रखना है। समझ में तो आई गई है तुम्हें, अब इसको याद भी रखना है। लेकिन अगर देसी भाषा की बात करो ना, ऐसे मतलब एक फंक्शन है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन पुट करो, कंपोजिशन करो, अगर करने के बाद फिर से एक्स आ जाए, कोई भी कंपोजिशन, ये वाली या ये वाली, दोनों होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं जो हमने आज लेक्चर के स्टार्टिंग में किया था, वो हमने वहाँ पे उसका इनवर्स निकाला था यूजिंग 1 1 2 प्रूव करके। यहाँ कंपोजिशन की हेल्प से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था मेरा कि इफ एफ एक्स इज 4x plus 3 over 6x minus 4, x is not equals to 2/3, यही था। एफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम r minus 2/3 से r minus 2/3 डिफाइंड बाय दिस, शो दैट द फंक्शन इज 1 1 and 2 एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स। देखो मैं क्या कर रहा हूं, देन प्रूव दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज एक्स, हेंस फाइंड एफ इनवर्स, ठीक है। तो फंक्शन दे रखा है मुझे ये एफ एक्स इज 4x plus 3 अपॉन 6x minus 4, x इज नॉट इक्वल्स टू 2/3। प्रूव करना है एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, मेरा x होगा। अभी मैंने बताया कि जब भी ऐसे दो फंक्शन को मैं कंपोजिशन करता हूं, अगर वो x से आ जाए तो क्या होते हैं, एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली मैंने बस अगर ये प्रूव कर दिया ना, तो ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। और वही उसने पूछा है कि f का इनवर्स कौन होगा, तो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो एक दूसरे के इनवर्स होंगे ना, तो f का इनवर्स कौन होगा, f खुद होगा। तो चलो ये प्रूव कर देते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स इज क्या आएगा, एफ एक्स। तो एफ एक्स दे रखा है मुझे 4x plus 3 over 6x minus 4। कंसिडर एफ ऑफ एफ एक्स,
ये किसके इक्वल होगा मेरे f के अंदर fx, ठीक है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे fx होगा तो यहाँ पे भी fx, यहाँ पे भी fx, सो दैट विल बी 4fx प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6fx माइनस 4, राइट। अब fx की वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो। तो मैंने fx की वैल्यू पुट की, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें बस ये प्रूव करना है, इसको सिंप्लीफाई करके x आएगा। सो दैट इज 16x प्लस 3, मैंने एलसीएम भी ले लिया, दैट इज 18x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 24x प्लस 18 माइनस 24x माइनस 16 होल डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। इससे तो ये गया, ऊपर की बात करूंगा तो मैं अगर यहाँ पे, सो ये आएगा मेरा 12, ठीक है। 12 से 12 गया और यहाँ पे 24x से 24x गया, 16x प्लस 18x इज 34x डिवाइडेड बाई 18 एंड दैट इज माइनस माइनस प्लस, दैट इज 34 आ गया x मेरा। तो f ऑफ fx किसके इक्वल आ गया मेरे fx के, और यही तो हमने पढ़ा अभी कि एक फंक्शन के अंदर अगर मैंने दूसरा फंक्शन कंपोजिशन कर दी और वो मेरा x आ जाए तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे, विच इंप्लाइज f इनवर्स ऑफ x इज f ऑफ x, राइट। और f ऑफ x क्या है मेरा 4x प्लस 3 ओवर में 6x माइनस 4, निकल गया मेरा इनवर्स में। तो ये सिंपल सा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी यूजिंग कंपोजिशन। पर मेन बात पता क्या है, सेम क्वेश्चन को जब हम 1 1 on 2 से प्रूव कर सकते हैं तो इससे भी प्रूव करेंगे, राइट। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये टॉपिक जो होता है ना, जब 1 1 on 2 की बात होती है थोड़ा ऑब्सोलीट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा ऐसा लगता है कि यार जब वो हो रहा है तो इसकी क्या जरूरत है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे एक्सप्लिसिटली मेंशन हो जाए कि भाई तुम्हें ऐसे ही प्रूव करना, तो तुम्हें फिर डेफिनेटली ऐसे ही प्रूव करना होगा, कुछ नहीं लिखा फिर तो हमारी चॉइस है, ऐसे प्रूव करो ये 1 1 on 2 से, ठीक है। लेकिन इनवर्स दोनों से यूनिक आएगा, वहां पे भी जिस अपने इनवर्स निकाला था 1 1 on 2 से, तो वो इनवर्स भी यही आया था, यहाँ पे भी यही आया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है, चाहे तुम 1 1 on 2 वाले मेथड से निकालो या कंपोजिशन से। तो रिमार्क क्या बनेगा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इफ एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इफ एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक। कैसा होगा, ऑलवेज यूनिक। तो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। होमवर्क क्या करना है तुम्हें, एग्जाम्पल 17 करना, जरूर करना, ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद एक ऑर्डर में करा रहा हूं मैं, कैसे करना है तुम्हें, एग्जाम्पल 18th एंड 20th इकट्ठे करना है, उसके बाद फिर तुम्हें एग्जाम्पल 19th और 21 इकट्ठे करना है, ठीक है। एंड देन रिमार्क, इसके बाद एक रिमार्क आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर एक रिमार्क आएगा एग्जाम्पल 21 के बाद, वो पढ़ना है, दैट्स इट। तो हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो मोस्टली खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम जो कुछ हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो पढ़ेंगे, जो स्कूल एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से करो, किसी कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।